February current affairs 2025। तो पहला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड केस ऑफ 2025। सो केस बैकग्राउंड है कि एपेलेंट ने बोला जो NBFCs हैं वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं मानी जाती हैं, लेकिन उन पे भी रिट जुरिस्डिक्शन अप्लाई होना चाहिए अगर वो RBI के रेगुलेशन को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दिया उसमें उन्होंने बोला है कि being regulated under statute does not automatically subject an entity to writ jurisdiction to function test होता है। Writs apply only if an entity performs public duties or essential government functions. Writ jurisdiction applies to state authorities, statutory bodies, state-funded private bodies and private entities performing public duties. NBFCs serve only account holders and borrowers and not general public, इसलिए उन पे आर्टिकल 12 अप्लाई नहीं होगा। Writ can be enforced against private bodies only if they deny rights concerning public duty which was imposed on them. So what are writs? Writs are legal orders issued by constitutional courts to protect citizens' rights. Authority to issue writs rests with Supreme Court under Article 32 और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए writs इशू कर सकते हैं, और फिर हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 जो कि दोनों फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स के लिए writs इशू कर सकते हैं। 1950 के पहले सिर्फ हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते थे। पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इन दोनों कोर्ट्स के अलावा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, किसी और बॉडी को ये पावर दे सकते हैं रिट्स इशू करने की, बट अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस पे अप्लाई होंगे नहीं होंगे उसके पर्पस के लिए स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। स्कोप क्या है स्टेट का? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। तो सेंटर और स्टेट के दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अदर अथॉरिटीज़ में स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे कि LIC, ONGC और सेल। जुडिशल स्टैंड एक और केस था 2005 का, उसमें बोला गया था कि प्राइवेट बॉडीज़ एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेट। अगर कोई प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, तो उनको आर्टिकल 12 के अंदर देखा जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिया भूटान रिलेशंस की आउटकम्स ऑफ भूटान्स किंग्स विजिट। अब भूटान के किंग कुछ दिनों पहले इंडिया में आए थे, तो उनकी विजिट से क्या क्या आउटकम हुए दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में ये न्यूज़ है। इसमें स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, तो इंडिया भूटान के 13th 5-year प्लान और इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, जो कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक हब बनाने का प्लान है। और हाइड्रो पावर कोऑपरेशन में प्रोग्रेस इन 1020 मेगावाट पुनात संगचू सेकेंड प्रोजेक्ट, फर्स्ट वाले को भी एक्सपीडेट करेंगे। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी में इनॉग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दरंगा इन आसाम, जिससे कि टूरिज्म और ट्रेड बूस्ट हो। अब ये जो पार्ट है जिसमें आसाम का रोल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब नेशनल डिप्लोमेसी इस चीज़ को बोला जाता है, या फिर पैरा डिप्लोमेसी। इसका मतलब है कि स्टेट और रीजन्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में इंगेज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बॉर्डरिंग स्टेट है या फिर किसी की सी बाउंड्री है, तो उन सारे स्टेट्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर फॉरेन पॉलिसी में इंगेज किया जाता है। इसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्टेट डिविजन्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिससे कि सेंटर और स्टेट के फॉरेन एक्सचेंज हो पाए। और सिटी डिप्लोमेसी होती है जिसमें सिस्टर सिटीज़ बनाया जाता है, जैसे कि अयोध्या और सियोल भी, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, वो सिस्टर सिटीज़ हैं। ऐसे करके ग्लोबल एग्जांपल्स में कुछ स्टेट किए हुए हैं। सब नेशनल डिप्लोमेसी के अंतर्गत क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश 2015 विजिट टू चाइना, और गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात समिट, वेस्ट बंगाल का रोल इन फरक्का ट्रीटी ऑफ 1996, और महाराष्ट्र का द होल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट ऑफ 1992। ये सारे एग्जांपल्स। बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि स्टेट लेवल इन्फ्लुएंस बढ़ता है फॉरेन पॉलिसी में, सेक्टरल कोलैबोरेशन बढ़ता है, लॉन्ग टर्म अलायंस और पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस फॉस्टर होते हैं। कंसर्न क्या क्या है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो उसमें स्टेट का रोल थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, बॉर्डर स्टेट है, किस तरीके का इंटरेक्शन दूसरे देश से हो रहा है, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और इंडिया और भूटान टाइज असम के थ्रू कैसे फॉस्टर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड कनेक्टिविटी, रेलवे लिंक्स बन सकती हैं, जैसे कि कोकराझार के अलेप्पो या फिर बनारहाट समस्ते। और इसके अलावा टी, ऑयल, राइस, चिली, इन सब में ट्रेड, एनर्जी कोऑपरेशन, डुबरी रिवर पोर्ट से जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, इकोलॉजिकल कोलैबोरेशन जैसे कि मानस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया और भूटान के मिलजुल के वो लोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथनिंग कल्चरल टाइज थ्रू एक्सचेंजेस। RBI's liquidity injection measure, this is economics,
उसमें भी बैंकिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है ये। और RBI announced measures to inject 1.5 lakh crores to boost money liquidity in the economy. Money liquidity is availability of cash and easy accessible funds affecting spending and investment. ठीक है, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल के रीज़न क्या क्या है कि RBI ने US डॉलर्स को सोल्ड किया जिससे कि रूपी को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि FII आउटफ्लो हो रहा था जिससे कि रूपी की सप्लाई कम हो गई। लेड टू हायर बोरिंग कॉस्ट एंड टाइटर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, टाइटर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हो गए। RBI लिक्विडिटी इंजेक्शन मेजर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बायबैक, जो कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहती हैं वो RBI रीपर्चेज कर लेता है जिससे कि जो फंड्स हैं बैंकिंग सिस्टम में वो बढ़ जाते हैं। रेपो ऑक्शन, बैंक्स बिड फॉर फंड एट डिजायर्ड रेट्स एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी। US डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन, इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजेस द रूपी एंड प्रिवेंट्स लिक्विडिटी ड्रेन। Potential repo rate cut, liquidity infusion may precede a repo rate cut, ensuring lower interest rates and passed on to borrowers. Lower interest rate होंगे तो ज़्यादा borrowing करेंगे लोग। India's first astronaut at ISS group captain शुभांशु शुक्ला। So Indian Air Force group के कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक प्राइवेट मिशन पे जाएंगे 2025 में। की हाईलाइट्स क्या है, ये जो मिशन है एक्सियोम मिशन, वो नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है और ये जो लॉन्च है वो स्पेस एक्स के ड्रैगन से होगा, फ्लोरिडा से लॉन्च होगा ये। और इसमें इंडिया, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और ये फर्स्ट सच कोलैबोरेशन है 40 से ज़्यादा सालों में। मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, 14 डेज स्टे, 14 दिनों तक वहाँ पे रहेंगे स्पेस स्टेशन में। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, एजुकेशनल आउटरीच, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। इंडिया स्पेस फ्लाइट माइलस्टोन, राकेश शर्मा इन 1984 फर्स्ट इंडियन इन स्पेस अब्रॉड, सोवियत सोयूज T11 अंडर इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। तो ये USSR का जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये भारत से गए थे। शुभांशु शुक्ला ऑल्सो डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट फॉर इंडियाज़ गगनयान मिशन में भी ये जाएंगे जो कि 2025-26 में जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इससे कि इंडिया का जो कोलैबोरेशन है ग्लोबल स्पेस एजेंसी से वो बढ़ेगा। एडवांसेस इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, पेविंग द वे फॉर फ्यूचर मिशन। उससे थोड़ी जानकारी बढ़ेगी जिससे कि हमें हमारे पर्सनल हमारे देश के जैसे कि गगनयान मिशन हो गया उसको लॉन्च करने में हमें हेल्प मिलेगी। कार्ड टोकनाइजेशन एनहांसिंग डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लेकिन पेमेंट वाले से या फिर एक कह सकते हैं कि मनी बैंकिंग वाले से ही ये रिलेटेड है, मनी बैंकिंग वाले चैप्टर से। इसमें कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, रिप्लेसेस एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद अ यूनिक कोड फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए। दिस इंश्योर्स द सेंसिटिव कार्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड बाय मर्चेंट्स। मर्चेंट से हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन, जैसे कि किसी एक साइट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको मिंत्रा से कोई कपड़े खरीदने, फिर आपने पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल्स डाली, तो ये जो मर्चेंट होता है वो जो डेस्टिनेशन तक जो भी कंपनी है उस तक पैसे पहुंचाता है। अब ये जो मर्चेंट के पास कार्ड डिटेल्स स्टोर हो जाती है, तो ये होने से बचाने के लिए क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है उसके लिए अब एक यूनिक कोड जनरेट होता है। Mass adoption. By December 2024, over 91 crore tokens were issued. Secure transaction, nearly 98% of e-commerce payments are processed without using actual card data, जो कि अच्छी बात है। और टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन क्या होता है, डिवाइस टोकनाइजेशन, यूनिक टोकन फॉर ईच डिवाइस, हर एक डिवाइस के लिए यूनिक टोकन। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन मतलब यूनिक टोकन फॉर ईच मर्चेंट, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, उनके लिए हर एक के लिए यूनिक। सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या है कि कार्ड डेटा जो है वो स्टोर नहीं होगा मर्चेंट्स के द्वारा और इससे सेफर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकेंगे, फ्रॉड की रिस्क कम होगी, साइबर क्राइम्स की रिस्क कम हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो इनटू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस एंड UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स। रेगुलेटरी मेथड, RBI रूल ऑफ अक्टूबर 2022 इनको रेगुलेट करते हैं। मर्चेंट कैन नॉट स्टोर कार्ड डिटेल एंड मस्ट यूज टोकनाइजेशन फॉर पेमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इंक्रीजेस सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन डिजिटल पेमेंट, reduces chances of cyber fraud and data leaks and supports India's push towards a secure and cashless economy। तो ये important point है। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025-26। ठीक है, GPS 25-26 marks significant step towards gender responsive budgeting with increased allocation and wider ministry participation। Increased budgeting कैसे, 8.86% of total union budget और 37.5% increase from last year's budget. Largest ever gender budget benefiting women's welfare, education, economic empowerment. 49 ministries reported gender specific allocations और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
जेंडर बजटिंग क्या होती है? जेंडर बजटिंग इज़ अ स्ट्रेटेजिक टूल जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए बेस्ड ऑन जेंडर स्पेसिफिक नीड्स। जेंडर स्पेसिफिक मतलब कि इसमें विमेन पे फोकस है, विमेन के लिए अलग से हर मिनिस्ट्री में फंड आप दे रहे हो। ensures gender sensitive policies and resource allocation. Background क्या है? India's commitment to gender equality started with Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women of 1979, which was ratified by India in 1993. First gender budget statement introduced in 2005-6 budget, और फिर उसके बाद से हमेशा इसको इंक्लूड करते हैं। इसको समर्थ सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति में इसके अंदर आता है। नीट क्या है? इंडिया रैंक्स 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2024 जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसका मतलब है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्स चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि अब देखो वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन में फिर उससे बच्चे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि वुमेन की मैटरनिटी जो उसके लिए जो स्कीम्स आती हैं, या फिर मोर्टालिटी कम करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारी स्कीम्स में फिर बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं जिनकी से उनका भी वेलफेयर होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर बजटिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है। स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर फाइनेंस एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंट करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कोऑर्डिनेट्स एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। सारे एक हब में एक एटलीस्ट वन जेंडर स्पेशलिस्ट होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और इससे कि SDG 5 को अचीव करने के लिए हेल्प होगी। और स्ट्रेंथन वुमेन सेंट्रिक लॉज, जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 और वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट वाला एक्ट है वो, और मिशन शक्ति इनिशिएटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला संबल जिसमें वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है, दूसरा है सामर्थ्य जिसमें वुमेन के एम्पावरमेंट की बात होती है, जैसे कि स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसे कि एम्बिग्युइटीज़ इन एलोकेशन, कि कोई क्लियर मेथोडोलॉजी नहीं है एलोकेशन के लिए। जैसे कि मनरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनी वुमेन बट इट इज़ अंडर रिपोर्टेड इन पार्ट B ऑफ GPS, तो अंडर रिपोर्टिंग है थोड़ी, उससे दिक्कत हो रही है। और फिर जो PM आवास योजना ग्रामीण है उसमें वुमेन को होम ओनरशिप देने की प्रायोरिटी थी, बट ओनली 23% ऑफ हाउसेज वर एलोकेटेड टू वुमेन, जबकि उसमें क्लेम किया गया कि 100% जो है वुमेन को एलोकेट हुए गए। कॉन्सेंट्रेशन कुछ मिनिस्ट्रीज़ में हो रहा है, 90% जो फंड है वो कुछ गिने चुने लिमिटेड स्कीम्स को गया है, जैसे कि ये वाली है। और दूसरे सेक्टर्स में इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा इससे। लॉन्ग टर्म स्कीम्स में ज़्यादा पैसा दे दिया गया है, और जो इमीडिएटली जो प्रोग्राम्स इम्पैक्ट करेंगे उनसे फंड डाइवर्ट हो गया। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग गैप्स, लैक ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स नहीं है, और जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट पुअर है। कोई भी जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा नहीं है जिससे कि हम इफेक्टिवनेस उसकी मेजर कर पाएँ। पॉलिटिकल विल एंड प्रायोरिटाइजेशन, जेंडर बजटिंग में नॉट अलाइन विद पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ लीडिंग टू इनसफिशिएंट सपोर्ट। वे फॉरवर्ड में सारा मतलब ये मेंस का है सारा, तो अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन डोमिसाइल बेस्ड PG मेडिकल रिजर्वेशन, तो इसमें क्योंकि आर्टिकल 14 की बात हुई थी इसलिए हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फॉर PG मेडिकल एडमिशंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया है। रूलिंग में क्या बोला उन्होंने कि ये राइट टू क्वालिटी का वायलेशन है, जो कि आर्टिकल 14 है, क्योंकि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्रिएट इनइक्वालिटी एंड रिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल मोबिलिटी। और जो एडमिशन्स हैं वो PG में तो भैया मेडिकल जो है वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए। नो इम्पैक्ट ऑन पास्ट एडमिशन, अब जो ये डिसीजन है ये जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, आने वाले जो एडमिशन है उनके लिए अप्लाई होगा ये। क्लैरिफिकेशन ऑन डोमिसाइल, और उन्होंने बोला कि इंडिया का सिर्फ एक ही डोमिसाइल है, ठीक है, इंडिया में सिर्फ एक ही है सिटीजनशिप, और स्टेट स्पेसिफिक डोमिसाइल्स लीगली इनवैलिड। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट में 1984 के प्रदीप चंद्र जजमेंट में उन्होंने बोला था कि रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशंस MBBS के लिए सही हैं बट नॉट फॉर PG, क्योंकि PG के लिए हायर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है जिसके लिए नेशनल मोबिलिटी होना ज़रूरी है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज में आ जाएगा कि लोकल स्टूडेंट्स को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाती है और डिसएडवांटेज कम्युनिटी को हेल्प करता है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन और रीजनल डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। कॉन्स में क्या आ जाएगा कि आर्टिकल 19 को वायलेट करता है फ्री मूवमेंट वाले को, और नेशनल इंटीग्रेशन को हर्ट करता है। एक स्टेट का बंदा उसी स्टेट में रह जाएगा हमेशा के लिए, तो इंटीग्रेशन कम होगा। रिड्यूसेस एक्सेस टू टॉप टैलेंट एंड हिंडर्स इनोवेशन, इग्नोर्स रूट कॉजेस लाइक पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, मेडिकल एजुकेशन मेरिट बेस्ड ही होनी चाहिए। फिर आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 सेलिब्रेशंस इन इंडिया। कैसे सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया पार्वती अर्ग रामसर साइट में, जो कि गोंडा यूपी में स्थित है। जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है वो 2 फरवरी को बनाया जाता है। ये फैक्ट्स क्या हैं? ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेटलैंड्स इंपॉर्टेंस। थीम क्या थी इस साल की? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फ्रॉम फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। न्यू रामसर साइट्स एडेड, जैसे कि 3 ऐड की गई हैं, नहीं 1 2 3 4। उधवा लेक झारखंड, ये झारखंड की पहली साइट है। और तीर्थंगल एंड सकराकोटे ऑफ तमिलनाडु एंड केचुपल्ली ऑफ सिक्किम, ये भी सिक्किम की पहली साइट है वेटलैंड वाली। फर्स्ट रामसर साइट्स फॉर सिक्किम एंड झारखंड, ठीक है। इंडिया नाउ हैज़ टोटल ऑफ 89 और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। न्यू कॉरिडोर अयोध्या देवी पट्टन नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर को अनाउंस किया गया इस दिन। अमृत धरोहर इनिशिएटिव, जिसको कि 2023 में लॉन्च किया गया था, वो फोकस करता है स्पीशीज़ कंजर्वेशन पे, नेचर टूरिज्म पे, वेटलैंड बेस्ड लाइवलीहुड पे और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो वेटलैंड्स हैं वो इसमें बहुत हेल्प करती हैं। थ्रेट्स क्या हैं? पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। पार्वती अर्ग रामसर साइट एक परमानेंट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक का सिस्टम है, मतलब उसमें ऐसी लेक्स ऑक्सबो लेक्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि तेराई रीजन में है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्चर्स यहाँ पे रहती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यूरेशियन कूट्स, मलार्ड्स, ग्रे लेग गीस एंड पिंडेज। थ्रेट्स क्या क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे कि वाटर हाइसिंथ, सबकी दुनिया भर की दिक्कतें बहुत हर जगह हो जाती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, बर्थ प्लेस ऑफ महर्षि पतंजलि एंड गोस्वामी तुलसीदास, वेरी फेमस पीपल, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। Important wetlands in India. Wetlands are crucial ecosystem that support biodiversity, water conservation, climate regulation। और इंडिया में टोटल 89 हो गई हैं। कुछ सिग्निफिकेंट देखते हैं, जैसे कि नॉर्थन इंडिया में वुलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। हुकेरा वेटलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुरिनसार मनसार लेक्स ट्विन लेक सिस्टम है। हरीके वेटलैंड पंजाब में है, बर्ड सेंचुरी है, रामसर साइट भी है। कीथम लेक यूपी ऑल्सो नोन एज सुर सरोवर, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज रहती हैं। और पार्वती अर्ग के बारे में तो पढ़ ही लिया हमने, ऑक्सबो लेक सिस्टम। फिर है संबर लेक, राजस्थान में इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, और यहाँ पे फ्लेमिंगो हैबिटेट है। ईस्टर्न इंडिया में सुंदरबंस वेटलैंड, सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं। ईस्ट कोस्ट कोलकाता वेटलैंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। उद्भा लेक झारखंड में फर्स्ट रामसर साइट है यहाँ की, और फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक उड़ीसा, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, फेमस फॉर इरावली डॉल्फिन्स, ठीक है। भितरनाइका मैनग्रोव, सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट तो ये हो गए और सेकंड ये थे। फिर है दीपोर बील आसाम में फ्रेश वाटर लेक, इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये देखो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न इंडिया में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में, लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ, सीजनल सॉल्ट मार्श, होम टू फ्लेमिंगोज एंड वाइल्ड एसेस। सो मोरीरी लेक इन लद्दाख, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ब्लैक नेक क्रेन्स। सदर्न इंडिया, कोरेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फिर है पुलिकट लेक, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। तो पहली कौन सी थी? पहली थी हमारी ये चिलिका लेक, और दूसरी होगी पुलिकट लेक। पॉइंट कैलिमर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। वेम्बनाड लेक केरला में, लार्जेस्ट लेक इन केरला और लॉन्गेस्ट इन इंडिया लेक, ठीक है। और अष्टमुरी लेक इन केरला और रामसर साइट नोन फॉर इट्स एस्चुरीन सिस्टम। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, मैन मेड रिजर्वायर एंड रिच इवन बायोडाइवर्सिटी। सेंट्रल इंडिया में भोज वेटलैंड है, मध्य प्रदेश में, कंप्राइजेस ऑफ अपर एंड लोअर लेक्स ऑफ भोपाल, साके सागर इन मध्य प्रदेश, विच सपोर्ट्स रिच aquatic and avian life near माधव नेशनल पार्क।